ओशियंस ये जितने खूबसूरत होते हैं असल में उतना ही खतरनाक और मिस्टीरियस भी। हर दिन बहुत से लोग मजे में समुद्र किनारे तो कोई समुद्र किनारों से बहुत दूर सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसी शौक के चक्कर में समुद्र के मिस्ट्री में इस कदर खो जाते हैं कि दोबारा कभी जिंदा नहीं लौट पाते हैं। सो इस वीडियो में हम दो ऐसे ही सी डाइविंग इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो मजे में सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए समुद्र से खतरा मोल लिया और अपनी जान गंवा दिया। सो हेलो गाइस, दिस इज नितिश एंड यू वाचिंग मिस्टीरियस सी डाइविंग इंसिडेंट। सो अक्टूबर 2013 तीन दोस्तों का एक ग्रुप प्लान बनाते हैं कैरिबियन सी में स्थित द ग्रेट ब्लू होल के कुछ गहरे हिस्सों का पता लगाने का। ये ब्लू होल बेलीज के तट पर एक बड़ा समुद्री सिंक होल है जो बेलीज सिटी से लगभग 70 किलोमीटर एक छोटा एटोल है। छेद आकार में गोलाकार है जो 1043 फीट चौड़ा और 407 फीट गहरा है। ये ब्लू होल कितने खतरनाक होते हैं इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया में इस तरह के होल ने हाल के कुछ वर्षों में लगभग 130 से 200 लोगों की जान ली। फिर भी यहाँ हजारों लोग आते हैं फ्री डाइविंग के लिए। अक्टूबर 2013 में तीन लोग यहाँ के कुछ गहरे हिस्सों का पता लगाने के लिए बेलीज के द ग्रेट ब्लू होल में आते हैं टेक्निकल डाइविंग के लिए। एक्चुअल में टेक्निकल डाइविंग फ्री डाइविंग से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि इसमें एक निश्चित गहराई से अधिक गहरे हिस्से में डाइव करनी होती है और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग और इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होती है। इसके अलावा डाइवर्स को नॉर्मल एयर से अलग एक खास गैस मिक्सर को सांस में लेनी होती है ताकि डाइवर्स नाइट्रोजन नर्कोसिस इफेक्ट से अफेक्ट ना हो। नाइट्रोजन नर्कोसिस इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक ड्रंक आदमी करता है, मतलब पानी के अंदर आप एक बिल्कुल ड्रंक आदमी की तरह बिहेव करने लगते हो और ये इफेक्ट और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा जैसे जैसे आप गहराई में जाते चले जाओगे। मतलब जितना ज्यादा गहराई में आप जाते चले जाओगे पानी के प्रेशर की वजह से आपके बॉडी में सांस के थ्रू आई एयर और ज्यादा डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। पहले जो नाइट्रोजन आपके लंग्स तक आकर बाहर निकल जाती थी अब वो भी आपकी बॉडी में डिसॉल्व होने लगेगी, जिसका मतलब आप नाइट्रोजन नर्कोसिस इफेक्ट से अफेक्ट होते चले जाओगे। नाइट्रोजन नर्कोसिस इफेक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है अंडर वाटर डाइवर्स के लिए। इस वजह से इस इफेक्ट को कम करने के लिए डाइवर्स गहराई के अनुसार अलग अलग रेशियो में टैंक में ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन के मिक्सर को सांस में लेते हैं क्योंकि ये मिक्सर लो डेंसिटी वाला होता है जो काफी हद तक नाइट्रोजन नर्कोसिस इफेक्ट को कम कर देता है। वापस अपने टॉपिक पर आए तो इन तीनों दोस्तों का प्लान था 200 फीट जितने गहरे हिस्से तक की जमीन पर पाए जाने वाले समुद्री जीवों का पता लगाने का। सो ठीक 12 मिनट बाद तीनों डाइवर्स लगभग इतनी गहराई तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन अब इनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली थी और वो प्रॉब्लम थी थैलासोफोबिया। दरअसल यह एक डर है वैसे लोगों में जो पानी के एक लार्ज सोर्स से डरते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल कुछ और नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच खुद को पाना ही थैलासोफोबिया है। जैसे ही डाइवर्स 200 फीट जितने गहरे हिस्से तक पहुंचे तभी एक डाइवर थैलासोफोबिया का शिकार हो जाता है और अनकॉन्शियस होकर तेजी से और गहराइयों में जाने लगता है। तभी दूसरा डाइवर उसे देख लेता है और उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे वो भी गहराइयों में जाने लगता है और तकरीबन 250 फीट जितने गहरे हिस्से तक पहुंचने के बाद जब वो नोटिस करता है कि वो नाइट्रोजन नर्कोसिस इफेक्ट का शिकार हो रहा है तो वो तेजी से ऊपर की ओर उठने लगता है जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा गहराई में था और इतने ज्यादा गहराई में अगर आप बहुत तेजी से डाइव करते हो तो आपके ब्लड में घुली एयर सेफ्टी शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है, जिसकी वजह से वो आपके टिश्यूज और वेस्कुलर सिस्टम में बबल बनाने लगती है और ये बबल्स आपके वेन और आर्टरी को ब्लॉक कर सकती है। इस स्थिति को गैस एम्बोलिज्म या एयर एम्बोलिज्म भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर ये बबल्स आपके हार्ट या ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो इससे स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक भी आ सकता है। इसलिए वो आदमी जब पानी से बाहर आया तब तक बहुत देर हो चुका था। गैस एम्बोलिज्म के कारण उसका हार्ट पूरी तरह से फेल हो चुका था और वो मर चुका था, जबकि तीसरा आदमी कुछ देर बाद बिना किसी परेशानी के सेफली पानी से बाहर निकल आया और बाहर निकल आते ही तुरंत रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि दूसरा आदमी मर चुका था और पहला आदमी को 2 दिनों के बाद खोज लिया गया तो वो भी
मर चुका था। ये स्टोरी है टॉम और एलिन की, जिन्होंने साथ में पढ़ाई पूरी की और बाद में शादी भी कर ली। पर जब इनकी शादी से इनके परिवार वाले खुश नहीं हुए तो इन्होंने घर छोड़ दिया और पीस कोर्स में शामिल हो गए। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग देशों में जाकर बिना किसी स्वार्थ और प्रॉफिट के अपनी इच्छा से अपना समय और सर्विस देते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी काउजेज में पार्टिसिपेट होते हैं। अपने इसी जर्नी में वे फिजी के तुवालू आइलैंड गए और इसी दौरान अपने शादी के 10 साल बाद वे फैसला किए कि वे ग्रेट बैरियर रीफ देखने जाएंगे। वे हमेशा से इसे देखना चाहते थे। इसके अलावा एलिन एक शौकिया स्कूबा डाइवर भी थी और वो यहाँ टॉम के साथ स्कूबा डाइविंग करना चाहती थी। स्कूबा डाइविंग के लिए ग्रेट बैरियर रीफ बीच से और बेहतर जगह क्या हो सकती थी। ये विशाल बीच लगभग 3000 अलग अलग सेक्शन से मिलकर बना है और ऑस्ट्रेलिया के तट से लगभग 2300 किलोमीटर दूर तक फैला है। ये रीफ इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। तो जनवरी 1998 में टॉम और एलिन स्कूबा डाइविंग के लिए फाइनली ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट डगलस पहुंच भी गए। इसके बाद वे 26 पैसेंजर्स के साथ क्वींसलैंड से लगभग 40 किलोमीटर दूर सेंट क्रिस्पिन्स रीफ पहुंचे। ये रीफ ग्रेट बैरियर रीफ के 3000 सेक्शंस में से एक था, लेकिन ये तट से काफी दूर था। बावजूद टूरिस्ट स्कूबा डाइविंग का मजा लेने के लिए यहाँ आते रहते थे। डाइविंग साइट तक पहुँचते ही टॉम और एलिन ने डाइविंग गियर पहन लिए क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम ही था। उसके बाद बोट सभी पैसेंजर्स को वापस तट तक छोड़ देगी। इस वजह से टॉम और एलिन बिना समय बर्बाद किए पानी में कूद गए और डाइविंग का मजा लेने लगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इनके इसी मजे के चक्कर में वे समुद्र के गहरे हिस्से में इस कदर फंसने वाले थे कि इन्हें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं होने वाला था। समय खत्म हुआ, सभी पैसेंजर्स बोट पर जाने लगे, लेकिन बोट पर चढ़ते समय 2 पैसेंजर ने बोट ऑपरेटर की काउंटिंग गड़बड़ा दी। दोनों पैसेंजर बोट पर चढ़कर फिर उतरकर दोबारा से चढ़े, जिससे बोट ऑपरेटर ने उन्हें 2 बार काउंट कर लिया और इस धोखा में 24 पैसेंजर्स को 26 पैसेंजर समझकर टॉम और एलिन के बिना ही बोट चला दिया। इधर टॉम और एलिन अब तक बोट पर नहीं आ पाए थे क्योंकि वे डाइविंग करते करते समुद्र के काफी दूर निकल गए थे और उन्हें रीफ भी नजर आनी बंद हो गई। इस वजह से वे वापस नहीं लौट पाए और अगर क्रू मेंबर्स इन्हें खोजते भी तो वे धोखा में 24 को 26 काउंट करके वहां से निकल चुके थे। इधर टॉम और एलिन समुद्र के बीचों बीच बिना किसी मदद के, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना डायरेक्शन के समुद्र के बहाव में इधर उधर बहते चले जा रहे थे। 2 दिन बाद जब बोट के क्रू मेंबर्स को ये पता चला कि 2 डाइवर्स अब भी समुद्र में फंसे हुए हैं, तो वे फौरन पुलिस को यह इन्फॉर्मेशन दी और जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो उन्हें न ही टॉम मिला और न ही एलिन और न ही उनका कोई सुराग। मतलब सभी लोग ये मान लिए थे कि दोनों कपल्स मारे जा चुके हैं या किसी समुद्री जीव का शिकार हो चुके हैं, लेकिन उनके एक भी जिंदा या मरे होने के सुराग ही नहीं मिले, जिससे कुछ लोगों में अब भी उनके जिंदा होने की होप बची थी। लेकिन ये होप 6 महीने बाद तब टूट गई जब कुछ लोगों को पोर्ट डगलस से लगभग 75 किलोमीटर दूर दोनों कपल्स के कई इक्विपमेंट्स और उनके सूट पर उनका नाम लिखा हुआ मिला। मतलब अब पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि टॉम और एलिन किसी जीव के शिकार से नहीं मरे, बल्कि भूख, प्यास या ठंडे पानी की वजह से मरे होंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।